आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर वाक्य स्टार्ट किया था हिंदी व्याकरण में। तो वाक्य क्या होते हैं सभी जानते हैं। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वर्णों के मेल से आपके शब्द बनते हैं। तो वाक्य की हमने यहाँ पर परिभाषा लिखी थी। तो वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं जो अपने में कुछ ना कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं, यानी कि उन वाक्यों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है और इस तरह से सार्थक शब्दों का ऐसा जो व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब वाक्य देखिए, वाक्यों में यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए थे, सार्थक शब्दों या पदों के मेल से। अब पद और शब्द में क्या अंतर है? तो कोई भी शब्द जब तक स्वतंत्र अवस्था में है तो वो शब्द रहेगा, लेकिन जब उसे आप वाक्य में लिखेंगे तो वहां पर पद बन जाता है। तो शब्दों या सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं कौन? वाक्य। पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वाक्य पूर्ण होता है क्योंकि वाक्य का कोई कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। तो वाक्य आपके पूर्ण होते हैं। वक्ता की कही बातों का कुछ ना कुछ आशय स्पष्ट करते हैं और शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी वाक्यों का पद क्रम इस तरह से होता है, जैसे आप इंग्लिश में, मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ही हिंदी में भी जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो पहले आपका कर्ता आता है, फिर आपका कर्म आएगा और इसमें आपका कोई भी पूरक शब्द जुड़ा हो सकता है। अब वो पूरक शब्द आपका एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। और इसके बाद आपका क्रिया आता है। कहीं कहीं आपका कर्ता और क्रिया दो ही चीजों से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है, वाक्य आपका पूरा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया है, पल्लव पुस्तक लाता है, इसको मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए आपको कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए और पूरक चाहिए। इसके बाद आपका पूरक शब्द हो भी सकता है, नहीं भी। साथ ही साथ यहाँ पर क्रिया। तो दो चीजें तो होती हैं, एक कर्ता जो काम करता है और दूसरा क्रिया। ठीक है। तो पल्लव पुस्तक लाता है, पल्लव पुस्तक लाता है तो पल्लव आपका कर्ता है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य करता है। किसी भी वाक्य में जो कार्य कर रहा है उसको कर्ता कहा जाता है। कर्म जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है और क्रिया जो काम होता है, और पूरक शब्द कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे ही पल्लव पुस्तक लाता है तो यहाँ पर कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, यहाँ पर पूरक शब्द नहीं है। पुलिस ने चारों ओर घेर कर पकड़ा। पुलिस ने चोरों को, ठीक है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। तो पुलिस आपका क्या हो गया? कर्ता। किसने घेरा? पुलिस ने। अब काम क्या किया? पकड़ा। अब जो ये घेर कर शब्द है ये आपका पूरक शब्द है। ठीक है ना। किसको पकड़ा भाई? चोरों को पकड़ा। तो चोर आपका क्या हो जाएगा? वो आपका कर्म हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ने जो काम किया उसका प्रभाव चोरों पर पड़ा है। ठीक है। ऐसे ही गाय हरी घास खाती है। गाय काम कर रही है। काम क्या कर रही है? खाने का काम कर रही है। तो गाय आपका कर्ता है। इसके बाद किसको खा रही है? हरी घास को खा रही है। तो जो काम वो कर रही है उसका प्रभाव हरी घास पर पड़ा। ठीक है। तो चित्रकार चित्र बनाएगा। तो चित्रकार कर्ता हो गया, चित्र आपका कर्म हो गया और बनाएगा ये आपका कर्म क्रिया हो गया है। अब यहाँ पर वाक्यों के भेद हमने किए थे और वाक्यों के भेद करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण से वाक्यों को समझा था। कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हैं और इस पर आपने ध्यान से देखा कि चित्रकार चित्र बनाएगा, पहला वाक्य ये है। दूसरा वाक्य है चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। दूसरा वाक्य ये है, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा। ठीक है। तीसरा वाक्य है, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। अब इन चारों वाक्यों में आप इस प्रकार से अंतर करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पहला वाक्य है उसमें एक ही वाक्य है। ठीक है ना, इसमें दो वाक्य नहीं जुड़े हुए। दूसरा और तीसरे में दो वाक्यों से बना हुआ है, यानी कि इसमें दो वाक्य हैं। कौन कौन से? चित्रकार चित्र बनाएगा और, अब ये और शब्द है, ये आपका क्या है? इसने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है। ठीक है। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा, तो इसमें भी दो आपके वाक्य हैं, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य में इसको परिवर्तित किया गया है। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा, हो गया। चौथा है, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। तो ये आपका चौथा जो वाक्य है, इसमें तीन आपके अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। अब इस आधार पर हमने वाक्यों के भेद किए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब इनके बारे में हम एक एक करके यहाँ पढ़ रहे थे। तो सरल वाक्य क्या होता है?
ये हमने कल की क्लास में पढ़ा कि सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा के मेल से बनता है, उसे आप इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है। जैसे आपके कछुए ने खरगोश को हरा दिया, तो जो सरल वाक्य होता है उसमें कोई भी उपवाक्य जुड़ा नहीं होगा। ये आपका सिर्फ और सिर्फ कर्ता और क्रिया के मेल से बना रहे हैं। ठीक है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कछुए ने खरगोश को हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्ता और क्रिया आ गया है। नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, तो नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया, तो क्रिया और कर्ता हो गया। ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट गए। तो ये आपके सरल वाक्य हैं। अब सरल वाक्य की रचना आप किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। सरल वाक्यों की रचना करने के लिए दो घटकों से होती है। किन दो घटकों से होती है? पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय। तो उद्देश्य क्या होगा? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे आप क्या कहते हैं? उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है, ठीक है ना। और उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है और तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तो तब यह शब्द जो है कई शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं। अब इसी बात को पौधे, यहाँ पर आपका क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? पौधों के बारे में बात हो रही है ना। तो पौधे बढ़ने लगे हैं, क्या हो रही है? पौधों के बारे में बताया गया है। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे आप उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? पौधे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पौधे बढ़ रहे हैं। अब इसमें भी आप देखिए, चलिए इसमें क्या लिखा है? उदाहरण के लिए क्या लिखा है? पौधे बढ़ने लगे हैं। बात किसके बारे में हुई? बात पौधों के बारे में हुई है। तो हमने क्या कहा था कि उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। किसके बारे में बताया जा रहा है? पौधों के बारे में। इसे कर्ता भी कहा जाता है, इसको कर्ता भी कहा जा रहा है, ठीक है ना। आगे इसे उद्देश्य कभी एक शब्द होता है, यहाँ पर उद्देश्य आपका सिर्फ और सिर्फ पौधे हैं, है ना। आगे क्या कहा है? तो कभी कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द भी इसमें क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी कि अगर हम पौधों की ही विशेषता बता दें तो ये जो है ये भी आपका उद्देश्य ही कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये उदाहरण क्या था? पौधे बढ़ने लगे हैं, तो इसमें हमने उद्देश्य आपका सिर्फ पौधे है। अब इसमें देखिए छोटे बड़े, ये दूसरा उदाहरण है आपका, है ना। उदाहरण उदाहरण 2, छोटे बड़े सभी पौधे। अब यहाँ उद्देश्य आपका इतना ज्यादा है ना। ये सब हो गया आपका उद्देश्य, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये आपका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। छोटे बड़े सभी पौधे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी आपके क्या हैं? ये आपके उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एक शब्द का भी हो सकता है उद्देश्य, और इसमें इसकी विशेषता यदि हम बताएं तो यहाँ पर ये बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बताएगा वो उसी के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है। तो समझ गए आप, जो सरल वाक्य है वो उसकी रचना किस प्रकार से होती है? दो घटकों से होती है। पहला होता है उसमें उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं। जैसे यहाँ पर पौधे बढ़ने लगे, हमने किसके बारे में बताया? पौधों के बारे में। इसे कर्ता भी आप कह सकते हैं। उद्देश्य एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम उसी उद्देश्य की, उसी इन्हीं पौधे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी विशेषता बताते हुए उसके बारे में कुछ कहें तो फिर भी वो आपका क्या होगा? ये पूरा आपका इस समय उद्देश्य है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पौधे आपका उद्देश्य है। तो यही बात बताई है। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर देखो कितना बड़ा उद्देश्य हो गया है। कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे, देखो इतना बड़ा उद्देश्य हो गया अब ये, ठीक है ना। क्योंकि जो भी बात की गई है यहाँ पर, जो भी विशेषता बताई है वो पौधों के बारे में बताई गई है। तो यहाँ ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी उद्देश्य हैं। तो कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है? उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि वाक्य का शेष अंश इसके ही बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? उद्देश्य हो गया है। अब इसके बाद हमने विधेय वाक्य के बारे में पढ़ा था। तो क्या कहा है? वाक्य में जिस अंश द्वारा उसके उद्देश्य
के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय। अब देखो यहाँ पर उदाहरण से हम समझेंगे। देखो वाक्य में जितना हमने जो भी कर्ता है वो और कर्ता की विशेषता बताने वाला तो उद्देश्य हो गया है। विधेय वाक्य क्या है? जिस अंश द्वारा यानी कि जिस भी भाग द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है, तो आगे जो बात होगी उस उद्देश्य के बारे में ही बात होगी, ठीक है ना। तो आगे जो बात कही जाएगी वो उसका विधेय हो जाएगा, है ना। तो या पूरकों के साथ मिलकर, अब ये जो विधेय होगा ये पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे उद्देश्य क्या होता है? हम कर्ता की विशेषता बताएंगे और विधेय में उसमें कुछ पूरक शब्द जुड़े होंगे। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, मजदूर गया, मजदूर गया, तो यहाँ मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया, मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया, ठीक है। तो मजदूर घर गया, देखो इसी वाक्य में जो है कितने विधेय जुड़ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए हुए हैं। राम के अनुज लक्ष्मण ने, अब देखो राम के अनुज, पहले आप पूरा वाक्य पढ़िए। राम के अनुज लक्ष्मण ने परशुराम को का क्रोध भड़का दिया। राम के अनुज लक्ष्मण ने, अब देखो यहाँ पर बात किसके बारे में की गई है? बात लक्ष्मण के बारे में की गई है, और लक्ष्मण कौन है? राम के अनुज हैं। तो ये तो लक्ष्मण की विशेषता बताई गई है, ठीक है ना, कि लक्ष्मण हैं कौन, उनके बारे में बताना, ठीक है ना। तो विशेषता मतलब उसके बारे में और जानकारी या फिर उसकी कोई विशेषता, कोई गुण हो सकता है। तो राम के अनुज लक्ष्मण ने, तो इतना जो है ये आपका उद्देश्य हो गया, क्योंकि हमने उद्देश्य क्या कहा कि जो जिसके बारे में बात की गई। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम की अनुज लक्ष्मण के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका उद्देश्य हो गया है। इसके बाद जो आपका है, क्या कहा गया है, क्या किया है उसने? परशुराम का क्रोध भड़का दिया है। तो जो आगे का अंश होता है, जो किसके बारे में, जो उद्देश्य के बारे में जो बात कही गई है, वो आपका विधेय हो जाता है। तो ये आपका विधेय हो गया। लक्ष्मण ने क्या किया? परशुराम का क्रोध भड़का दिया, तो ये आपका विधेय हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल। अब फूलों की जो विशेषता है वो उद्देश्य कहलाता है। हमने क्या कहा था? उद्देश्य है तो कर्ता होगा, इसके बारे में बात की गई है। पूरा वाक्य पढ़ेंगे, रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं? रंग बिरंगे फूलों के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही आपका उद्देश्य हो गया है। फूलों के बारे में बात की गई है और फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं, फूलों की विशेषता बताई गई है, तो ये आपका उद्देश्य हो गया है। ये जो है ये आपका उद्देश्य है। इसके बाद क्या लिखा है? सभी का मन मोह लेते हैं, और जिसके बारे में कौन सी बात की गई है? फूलों के बारे में। फूलों ने क्या किया है? सभी का मन मोह लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण क्या लिखा है? पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। पुलिस की वर्दी में आए आतंकी अचानक गोली चलाने लग गए। अब देखो यहाँ बात किसके, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे ना वाक्य, तो ये देखना है कि यदि आपको उद्देश्य और विधेय बताना है तो आपको ये देखना है वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है वो तो आपका उद्देश्य हो गया है, क्या बात हो रही है वो आपका विधेय हो गया। सिंपल शब्दों में यदि हम कहें, सरल भाषा में, कि जिसके बारे में बात होती है वो आपका उद्देश्य और जो बात होती है वो आपका विधेय। तो पुलिस की वर्दी में आए आतंकी, किसके बारे में बात हो रही है? आतंकी के बारे में। वो आतंकी भले ही पुलिस की वर्दी में आए हैं, उसके बारे में वो विशेषता बता दी है, ये तो ये पूरा उद्देश्य हो गया है, ठीक है ना। जिसके बारे में बात हो रही है वो है पुलिस की वर्दी में आए हुए आतंकी अचानक गोली चलाने लगे। और क्या काम किया उन्होंने? क्या बताया गया है? उन्होंने क्या काम किया? अचानक गोली चलाने लग गए, तो ये आपका विधेय हो गया। ऐसे ही एक और उदाहरण है, नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल दिए। अब देखो बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है नीली जर्सी वाले फुटबॉल टीम के बारे में बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? फुटबॉल टीम की, यानी कि ये उद्देश्य है, लेकिन इस फुटबॉल टीम की यहाँ पर कुछ विशेषता बताई गई है। हमने क्या कहा था? ये भी आपका उद्देश्य में आएगा। तो फुटबॉल टीम की जो विशेषता है क्या है? नीली जर्सी वाली, उसकी विशेषता ही बता दी। किसकी? फुटबॉल टीम की। और किस जर्सी में आए हैं वो? नीली जर्सी में। तो ये सारा उद्देश्य हो गया। इस क्या बात हुई? उद्देश्य के बारे में क्या बात हुई? ने लगातार कई गोल किए, तो ये विधेय हो गया है।
तो ये आपके सभी क्या हैं, सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्य बनाने के क्या तरीके हैं? सरल वाक्य बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो घटकों की आवश्यकता होती है। एक उद्देश्य वाक्य होता है और एक विधेय वाक्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है। और विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो बात कही गई तो वो आपका विधेय हो जाता है। यहाँ पर विधेय के साथ पूरक शब्द जुड़े होंगे और उद्देश्य के साथ विशेषता जुड़ी होगी, या उद्देश्य के बारे में जो भी जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में कुछ और जानकारी भी होगी। तो ये आपका उद्देश्य हो जाता है। अब ये तो आपका सरल वाक्य के बारे में बात हो गई। आगे यहाँ पर हम संयुक्त, क्योंकि हमने वाक्यों के 3 भेद किए थे। पहला सरल वाक्य, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या कहा गया है यहाँ पर, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। आपने कंजक्शन पढ़ा था जो दो सेंटेंस को जोड़ता है। इंग्लिश में छोटी क्लासेस में आप कंजक्शन पढ़ते हैं ना, जैसे आपने एंड, इफ, इस प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, दो सेंटेंस को दो आपस में जोड़ देते हैं। इसी प्रकार ऐसे ही हिंदी में भी आपके क्या होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब संयुक्त की बात क्या कहा है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, है ना, किसी योजक या योजक चिन्ह द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। हमने वहां पर सरल वाक्य के बारे में क्या बात की थी, जिसमें आपका क्या होता है, आपका कर्ता होता है और क्रिया होता है। दो चीजें वहां पर बताई थी कैसे बनता है, उद्देश्य होगा और आपका विधेय होगा। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो आपका उद्देश्य है, और जिसके उद्देश्य के बारे में जो बात आप कहते हो वही आपका क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, संयुक्त वाक्य की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है आपका, जिसमें आप दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक चिन्ह या आपका समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण, कुछ विशेषता है संयुक्त वाक्यों की। क्या क्या विशेषता है कि संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य आपस में योजकों, अब योजक क्या क्या हो सकते हैं, या, व, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि से जुड़े होते हैं। तो ये चिन्ह है, इनको आप लिख लेंगे, ठीक है। या, व, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, इस प्रकार के चिन्ह होते हैं। इनसे जो है दो उपवाक्य जुड़ जाते हैं, तो ये आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये विशेषता पहली है। दूसरी विशेषता है, इसमें प्रयुक्त उपवाक्य स्वतंत्र अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसा नहीं है कि दो वाक्य उपवाक्य जुड़ गए हैं और स्वतंत्र को अर्थ उसका पता नहीं चल रहा है, तो ये भी क्या करते हैं, स्वतंत्र अर्थ आपको बताते हैं। इसमें प्रयुक्त उपवाक्य जो है समान स्तर के होते हैं, ठीक है। इन्हें समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। तो ये है इसकी विशेषता। अब देखिए उदाहरण से हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए उदाहरणों से देखेंगे हम, कुछ उदाहरण दिए हैं संयुक्त वाक्यों के। तो देखिए, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, तो यहाँ पर दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से उपवाक्य, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा, तो दो चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, दो उपवाक्य यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं, और किससे, जो आपका योजक चिन्ह या है इससे जुड़ा हुआ है। आप नाटक देखने जाएंगे, एक तो आपका ये वाक्य हो गया। फिर दूसरी बात अगर हम कहें इसको तोड़ के, आप सिनेमा देखने जाएंगे, तो या ने इन दोनों को जोड़ा है। ऐसे ही मरीज फल खा लेगा अथवा, जो ये अथवा शब्द है ये योजक चिन्ह है, या खिचड़ी से काम चला लेगा, ठीक है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। मदन को बस नहीं मिली इसलिए वह समय पर घर, इसलिए, इसलिए शब्द आपका क्या है, योजक चिन्ह है, इस घर ना आ सका। तो दो वाक्य आपस में यहाँ पर उपवाक्य आपके जुड़े हुए हैं। हम दोनों मंदिर गए और साथ साथ पूजा की। तो इन
सभी जो संयोजक आपके क्या है, योजक चिन्ह हैं, इनसे आपको पता चल रहा है। तो पहला है आपका या, दूसरा है आपका इसलिए, तीसरा है आपका यहाँ पर और। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर वाक्यों के भेद किए थे। पहला भेद था आपका क्या, सरल वाक्य। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें क्रिया और आपका कर्ता होता है, और इसका जो घटक है, दो घटकों से ये मिले होते हैं, बनता है जो आपका सरल वाक्य है। इसमें उद्देश्य होता है और विधेय होता है। उद्देश्य जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, विधेय उद्देश्य के बारे में जो बात आप कहेंगे। ठीक है, तो ये है आपके दो सरल वाक्य बनाने के जो घटक हैं। इसके बाद संयुक्त वाक्य की हम बात कर रहे थे, तो जिसमें दो उपवाक्य आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो जो है एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इसमें कुछ योजक चिन्ह हैं जो कि आपके कौन कौन से हैं, वो मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा दिया है। या, व, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, एवं, ये सभी शब्द जो हैं आपके क्या हैं, योजक चिन्ह हैं। तो इन योजक चिन्हों को भी आपने लिख लेना है। और जहां भी आपको दिखा कि दो उपवाक्य आपस में इस प्रकार से बने हुए हैं, तो ये आपके संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। अब इसके बाद थर्ड है यहाँ पर आपका, इसी के हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर कुछ और इसके बारे में लिखा हुआ है कि मिश्र वाक्य, सॉरी, अब इसके बाद थर्ड है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य यहाँ पर, चलिए इसको लिख लेते हैं। मिश्रित वाक्य क्या है, या मिश्र वाक्य इसको कह सकते हैं आप। चलिए, थर्ड है आपका मिश्र वाक्य। तीन वाक्य, हमने तीन भेद किए थे वाक्यों के, तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा आपका, इस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, परंतु उसमें एक प्रधान, उसमें एक प्रधान और दूसरा आश्रित। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो है एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित उपवाक्य। उसे हम मिश्र या मिश्र वाक्य कहेंगे। तो मिश्र वाक्य क्या है, इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, पहला आपका प्रधान होगा और दूसरा आपका आश्रित वाक्य उपवाक्य होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और लिखी है कि जब मिश्रित या मिश्रित या मिश्र वाक्य कहेंगे आप इसको, जो मिश्र उपवाक्य है या मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में जो आपका आश्रित आश्रित या फिर इसको गौण भी कहते हैं,
आश्रित या गौण उपवाक्य किस पर? प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है। क्या कहा गया है कि जो मिश्र वाक्य में आश्रित या गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर क्या होता है? निर्भर होता है या आश्रित होता है। ठीक है ना, निर्भर लिख सकते हैं इसको आप आश्रित की जगह। ठीक है, अब इसके योजक चिन्ह क्या क्या है? योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह क्या क्या है इसके? जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जो, सो, इसकी, जहां, यहाँ। तो ये हैं इसके कुछ योजक चिन्ह। जहाँ, वहाँ। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर योजक चिन्ह हैं। तो देखिए मिश्रित उपवाक्यों की आप यहाँ वाक्यों की यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, जब तब जैसी वैसी, इसको भी लिख सकते हैं आप, जब तब यदि। उदाहरण क्या है? माँ ने कहा, माँ ने कहा कि, क्या कहा माँ ने? शाम को जल्दी लौट आना। शाम को जल्दी लौट आना। माँ ने कहा कि शाम को जल्दी। इसका एक और उदाहरण यहाँ पर लिखें। जैसे ही बादल घिरे, जैसे ही बादल घिरे, फिर क्या हुआ? बिजली चमकने लगी। जैसे ही बादल घिरे, बिजली चमकने लगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही, ये आपका क्या है? योजक चिन्ह है। जैसे ही बादल घिरे, बिजली चमकने लगी। तो ये देखिए, ये बादल यहाँ पर एक प्रधान आपका वाक्य है और एक आपका यहाँ पर गौण, यानी कि इसको आप क्या कहते हैं? गौण कहेंगे, या फिर यहाँ पर आश्रित वाक्य भी, उपवाक्य भी कहेंगे। आगे कल की क्लास में इसके उदाहरण हम लिखेंगे और इसके बारे में और अच्छे से इसको समझेंगे कि क्या होता है मिश्रित वाक्य। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।